एवरीवन। तो ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का 4th लेक्चर है आज। और अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से रिगार्डिंग। जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, रेलेवेंसी क्या होती है। इसके अलावा सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ी, जो भी सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी गई थी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी और रिलायबिलिटी क्या होता है। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिकली जो जितने भी जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, हमने वो पढ़े हैं। अब आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक से ऊपर अब आने वाले हैं, जो कि है कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस लॉ। द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। सो कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इन्हें कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्यों बोला जाता है, ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं, एंड देन एक एक प्रिंसिपल को इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन टुडेज लेक्चर। आज हम एक ही प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये काफ़ी इन डेप्थ पढ़ेंगे हम, बिकॉज ये कार्डिनल प्रिंसिपल्स का जो टॉपिक है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है एविडेंस एक्ट के। तो हम एक एक प्रिंसिपल को बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डील करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लेंगे कि कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते क्या है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विथ कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। हम स्टार्ट करेंगे कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। ये कार्डिनल प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है, ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं, और ये ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम कार्डिनल प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं, और क्यों इन प्रिंसिपल्स को हम कार्डिनल प्रिंसिपल्स बोलते हैं, वो अभी हम समझेंगे पहले। सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कार्डिनल, कार्डिनल का क्या मीनिंग होता है? कार्डिनल मीन्स वाइटल, समथिंग विच इज very essential, something which is very very much necessary for the existence of something। अब एविडेंस लॉ के एग्जिस्टेंस के लिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर वाइटल, दे आर वेरी रिक्वायर्ड, लाइक दे आर रिक्वायर्ड वेरी मच। क्यों? क्योंकि पूरा हमारा जो एविडेंस लॉ है ये इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एविडेंसेस हमें किस तरीके के होने चाहिए, कौन से एविडेंसेस पे हमें ज़्यादा रिलाय करना होता है, और एविडेंसेस को कैसे कोर्ट एक्सट्रैक्ट कर सकती है। एज इन एविडेंस एक्सट्रैक्शन से रिलेटिंग कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स है एविडेंस एक्ट में, सीआरपीसी में, सीपीसी में, ये सारी चीज़ें आपकी कार्डिनल प्रिंसिपल्स में आती हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी वाइटल फॉर द लॉ ऑफ एविडेंस। फॉर लॉ ऑफ एविडेंस कार्डिनल प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए हम इन प्रिंसिपल्स को कार्डिनल प्रिंसिपल्स बोलते हैं, जिसका मतलब है वाइटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। अब हम देखेंगे कि ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं। सो बेसिकली ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बेस्ट एविडेंस। ये कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो है इनको प्रिंसिपल्स ऑफ बेस्ट एविडेंस भी बोला जाता है। व्हाई बेस्ट एविडेंस, मतलब क्यों ऐसा है कि हम इनको बेस्ट एविडेंस बोल रहे हैं? सी व्हाट हैपेंस इज, कई बार होता है, मैंने आपको बताया, पहले आते हैं फैक्ट्स, फिर उनमें से बहुत कम ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो सेक्शन 6 से लेके 55 में फॉल करेंगे, जिनको हम बोलते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स, जिनको हम बोलते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स। वो रेलेवेंट फैक्ट्स का ही सिर्फ आप एविडेंस दे सकते हो। अब अगर आउट ऑफ 20 रैंडम फैक्ट्स सिर्फ 7 रेलेवेंट फैक्ट्स थे, तो क्या वो 7 के 7 रेलेवेंट फैक्ट्स कोर्ट कंसिडर करेगा अपना जजमेंट देने के लिए? नहीं, वो सारे के सारे एडमिसिबल हो ऐसे जरूरी नहीं है। अब सिर्फ वो रेलेवेंट फैक्ट जो ड्यूली प्रूव होंगे सिर्फ वो ही एडमिसिबल होंगे इन द फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ द जज। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो मल्टीपल एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे एविडेंसेस इक्वली अच्छे हों, इक्वली यूजफुल हों।
इक्वली एडमिसिबल हो, है वो सारे के सारे रेलेवेंट, इसीलिए हम उनको एविडेंस बोल रहे हैं। यहाँ पे बेस्ट एविडेंस वर्ड यूज हुआ है, मतलब आउट ऑफ ऑल द एविडेंसेस सबसे बेस्ट एविडेंस कौन सा होता है, कोर्ट वो ही लेने की कोशिश करती है। कोर्ट ये सोचता है कि जितने भी एविडेंसेस दिए जा रहे हैं उनमें से जो बेस्ट एविडेंसेस हैं वो कोर्ट की नज़र में आ पाए, ताकि कोर्ट उसे कंसिडर कर पाए व्हाइल गिविंग इट्स डिसीजन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रैंडम फैक्ट्स को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को कंसिडर करेंगे विच मे बी गिवन इन एविडेंस एज पर सेक्शन 5, दैट इज या तो वो फैक्ट एंड इशू होंगे या तो वो 6 से लेके 55 तक कहीं ना कहीं रेलेवेंट होंगे। उन सारे एविडेंसेस में से कौन सा बेस्ट एविडेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए जो प्रिंसिपल्स कोर्ट अप्लाई करती है, अब कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। अब कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से तो नहीं बोल सकती है कि ये 5 एविडेंसेस हैं, बट ये जो 1, 2, 3 वाले हैं ये मुझे नहीं सही लग रहा है, ये 4 और 5 वाले ही मैं सिर्फ बेस्ट एविडेंस मानूंगी, ऐसा नहीं होता। There are certain principles which gives the criteria to the court to fetch the best evidence out of the multiple evidences available in front of it. तो ये बेस्ट एविडेंस फेच करने के जो प्रिंसिपल्स होते हैं इसे हम बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स, जो ये बताते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल वैरायटी ऑफ एविडेंसेस हैं तो आप सबसे पहले कौन से एविडेंसेस को फेवर करोगे, सबसे पहले आप कौन से एविडेंसेस को प्रायोरिटी पे रखोगे, ये होता है बेस्ट एविडेंस। ऑलराइट, इसीलिए हम इन कार्डिनल प्रिंसिपल्स को बेस्ट एविडेंस रूल भी बोलते हैं, इसको हम बेस्ट एविडेंस रूल भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो अब ये क्या है, इनमें कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं ये देखेंगे हम। सबसे पहला आता है exclusion of oral evidence by documentary evidence। सबसे पहला आता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसमें कोर्ट क्या, इसमें हमारा जो लॉ है वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोर्ट के सामने दोनों एविडेंसेस हैं, हमने सेक्शन 3 में जब एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमें पता लगा था एविडेंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट ओरल एविडेंस, सेकंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दोनों एविडेंसेस हैं, दोनों रेलेवेंट है, दोनों में से कोई भी इररेलेवेंट नहीं है, बट दोनों एविडेंसेस में से कौन सा बेस्ट एविडेंस होगा वो यहाँ दिया गया है। यहाँ क्या बोला गया है कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि डॉक्यूमेंट अगर एक केस के अंदर किसी सेम फैक्ट पे ओरल एविडेंस भी अवेलेबल है और उसी का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अवेलेबल है, तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा वो हमेशा ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देगा। And out of both of them, the documentary evidence will be regarded as the best evidence of that case. उस केस का बेस्ट एविडेंस क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा एंड नॉट ओरल एविडेंस। दैट मीन्स अगर किसी केस में आपके पास सेम फैक्ट पे ओरल एविडेंस है और उसी पे आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो वन शुड ऑलवेज प्रेफर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओवर ओरल एविडेंस। तो ये है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अभी हम सिर्फ इसको इन्यूमरेट कर रहे हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसका मैं आपको दे रही हूँ कि आपको ये समझ आ जाए। इसके बाद इन डेप्थ हम एक एक को पढ़ेंगे। ऑलराइट, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस बाय डायरेक्ट एविडेंस। एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस बाय डायरेक्ट एविडेंस। अब क्या होता है ना, किसी केस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल एक केस है, इसमें सेम फैक्ट के ऊपर 2 एविडेंसेस अवेलेबल है। ये फर्स्ट एविडेंस जो है वो है हियरसे एविडेंस, मतलब किसी और ने देखा, उसने दूसरे पर्सन को आके बताया कि मैंने ये देखा। सो जो दूसरे पर्सन, वो जिसको बताया गया है, अगर वो एविडेंस देता है कोर्ट में आके कि A told me that he saw C murdering D,
तो दिस विल बी हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस क्या होता है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है कि जो आप डायरेक्टली या तो देखते हो या डायरेक्टली सुनते हो या डायरेक्टली अपने किसी भी सेंसेस से परसीव करते हो, वो होता है डायरेक्ट एविडेंस। और जो सुनी सुनाई बात है वो होता है हियरसे एविडेंस। किसी और ने देखा, उसने आपको आके बताया, अब आप जब उस चीज का एविडेंस दोगे वो हियरसे एविडेंस होगा। किसी और ने सुना, उसने सुन के आपको आके बताया, अब आप जब उसकी सुनी हुई बात का एविडेंस दोगे वो भी हियरसे एविडेंस होगा। बट आप अगर खुद से देख के या सुन के उसका एविडेंस दोगे वो डायरेक्ट एविडेंस होगा। तो इसमें तो मीनिंग से और वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि जो भी डायरेक्ट एविडेंस होता है इट विल बी मोर रिलायबल बिकॉज द पर्सन गिविंग द एविडेंस हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज परसीव्ड द एविडेंस, परसीव्ड द फैक्ट। उसने खुद ने देखा है, उसने अपने आप से सुना है। ऐसा नहीं है कि किसी और के बात पे वो रिलाई कर रहा है तो उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है। बट डायरेक्ट एविडेंस क्योंकि डायरेक्टली परसीव किया गया है तो इट इज मोर रिलायबल व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू हियरसे एविडेंस। तो इसीलिए अगर एक केस में एक फैक्ट पे डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है और उसी फैक्ट पे हियरसे एविडेंस अवेलेबल है तो द डायरेक्ट एविडेंस विल ऑलवेज exclude hearsay evidence. Direct evidence will always be preferred over hearsay evidence. All right. थर्ड प्रिंसिपल क्या है? थर्ड प्रिंसिपल ये है exclusion of secondary evidence by primary evidence. Exclusion of सेकेंडरी एविडेंस बाय प्राइमरी एविडेंस। अब ये प्रिंसिपल समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये सेकेंडरी और प्राइमरी एविडेंसेस होते क्या हैं। सी, सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, दे आर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के टाइप्स हैं। सी, अगर आप जनरल एविडेंस की बात करोगे तो अगर हम एविडेंस की बात करेंगे तो एविडेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ओरल, एक होता है डॉक्यूमेंट्री। ऑल राइट। ओरल के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और हियरसे। ओरल एविडेंस के दो पार्ट हुए, डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट ओरल एविडेंस जो आपने खुद से परसीव किया और आप उसका ओरल एविडेंस दे रहे हो, या फिर हियरसे, किसी और ने परसीव किया, आपको आके बताया, आप उसके परसीव करे हुए फैक्ट का एविडेंस दे रहे हो, हियरसे एविडेंस। ये तो हुए ओरल एविडेंस के दो पार्ट्स। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एंड दूसरा होता है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? जब भी हमें किसी डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस देना है इन द कोर्ट, तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा? जब हम उस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनली, वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ही एविडेंस में दें। और सेकेंडरी क्या होगा? जब हम उसकी कॉपी दे रहे हैं, एनीथिंग अदर देन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। अब वो उसकी फोटो खींची हुई कॉपी हो सकती है, उसकी फोटो कॉपी लाइक जेरोक्स कॉपी हो सकती है, उसकी हमने अगर ट्रांसक्रिप्ट किया है कि उसको देख देख के हमने कहीं नोट डाउन किया, दैट इज द ट्रांसक्रिप्ट, वो हो सकती है। सो एनीथिंग अदर देन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज द सेकेंडरी एविडेंस एंड व्हेन वी गिव द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ वो होता है प्राइमरी एविडेंस। ऑल राइट। तो ये एविडेंस का बाइफिकेशन है कि काइंड्स ऑफ एविडेंसेस क्या होते हैं। अभी हम इनको भी इन डेप्थ आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ऑल राइट। तो रूल क्या कहता है कि अगर एक केस के अंदर एक फैक्ट पे, एक पॉइंट पे उसका प्राइमरी एविडेंस है, मतलब अगर हमें किसी की विल प्रूव करनी है तो वो विल, जो ओरिजिनल विल है वो है और उसी विल की कॉपी है, एक सपोज जेरोक्स कॉपी है,
तो क्या आप ओरिजिनल को कंसिडर करोगे, प्रेफर करोगे, या आप जेरोक्स को प्रेफर करोगे? इट इज ऑब्वियस कि द ओरिजिनल, द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, द प्राइमरी एविडेंस विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड ओवर द सेकेंडरी, द जेरोक्स कॉपी। ऑलराइट, तो यही कार्डिनल प्रिंसिपल है। और फोर्थ एंड द लास्ट कार्डिनल प्रिंसिपल इज स्पेशल पावर्स ऑफ द कोर्ट। अब ये क्या है? ऊपर के तीन जो प्रिंसिपल्स है ये तो बता रहे हैं बेस्ट एविडेंस रूल, मतलब कि बेस्ट एविडेंस होता क्या है। ये तीन बता रहे हैं कि व्हाट इज बेस्ट एविडेंस, कि बेस्ट एविडेंस क्या होता है। कि भाई ओरल और डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट्री इज द बेस्ट एविडेंस, हियरसे और डायरेक्ट में डायरेक्ट इज द बेस्ट एविडेंस, सेकेंडरी और प्राइमरी में प्राइमरी इज द बेस्ट एविडेंस। बट ये जो आपका फोर्थ प्रिंसिपल है, दिस tells us about how to extract that best evidence. फर्स्ट 3 में बताया है बेस्ट एविडेंसेस क्या होते हैं, फोर्थ वाले में बताया गया है कि इस बेस्ट एविडेंस को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, फेच कैसे करना है। और वो कैसे करना है? कोर्ट अपनी स्पेशल पावर्स, जो वेरियस कोड्स, वेरियस एक्ट्स, वेरियस लॉज में कोर्ट को स्पेशल पावर्स दी गई है, कोर्ट अपनी उन स्पेशल पावर्स को यूज करके बेस्ट एविडेंस को फेच करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। ऑलराइट, तो कोर्ट अपनी पावर्स को यूज करेगा। इसीलिए ये पावर्स क्योंकि बेस्ट एविडेंस फेच करने के लिए यूज हो रही हैं, इसीलिए इन पावर्स को भी हमने कार्डिनल प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया है। इन पावर्स को भी हमने कार्डिनल प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया है क्योंकि ये पावर्स बेस्ट एविडेंस फेच करने के लिए यूज हो रही है। ऑलराइट, ये पावर्स कौन सी हैं? सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 311 सीआरपीसी, सेक्शन 313 सीआरपीसी, इसके अलावा ऑर्डर 18 रूल 17 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 16 रूल 14 ऑफ सीपीसी। ये सारी चीजें हैं, हम दिस वी विल बी डूइंग व्हेन वी विल बी लर्निंग अबाउट स्पेशल पावर्स, जब हम फोर्थ पॉइंट पे आएंगे। बट अभी आज हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, जिसको हम एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑलराइट, तो ये मैंने जो आपको बताया है, दिस वाज ऑल अबाउट कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस लॉ, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। ये सारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, शॉर्ट में मैंने आपको आज इंट्रोड्यूस किया है इन टॉपिक्स के साथ। अब हम इनको हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम इनको इन डेप्थ करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहले उससे हम नोट्स देख लेते हैं कि नोट्स में कार्डिनल प्रिंसिपल्स के बारे में क्या लिखा है। लेट्स जस्ट रीड इट। इट इज द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। मैंने अभी आपको बताया कि ये बेस्ट एविडेंस का रूल होता है, इससे हम बेस्ट एविडेंस फेच करते हैं। तो ये जितने भी कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड बेस्ट एविडेंस। फर्स्ट 3 जो है वो बता रहे हैं कि बेस्ट एविडेंस क्या होता है, और फोर्थ वाला वो प्रोसीजर, वो पावर्स बता रहा है जिनको यूज करके कोर्ट बेस्ट एविडेंस फेच कर सकती है आउट ऑफ द मल्टीपल एविडेंसेस। Alright, it is the duty of the court and the parties to give best evidence. अब कोर्ट की ड्यूटी है कि वो अपने पावर्स को यूज करके बेस्ट एविडेंस को फेच करे, और साथ ही साथ दोनों साइड्स, दोनों पार्टीज की भी ड्यूटी बनती है कि वो भी बेस्ट एविडेंस ही एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करे। ऑलराइट, कोर्ट कैन आस्क क्वेश्चंस, कोर्ट स्पेशल क्वेश्चंस आस्क कर सकती है अपने पावर्स को यूज करके, समन कर सकती है विटनेसेस को टू टेक आउट द बेस्ट एविडेंस। बेस्ट एविडेंस निकालने के लिए कोर्ट कुछ भी कर सकती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज टू अड्यूस बेस्ट पॉसिबल एविडेंस out of oral and documentary evidence. Oral evidence will be excluded. Out of direct and hearsay evidence, hearsay evidence will be excluded. Out of primary and secondary evidence, secondary evidence will be excluded. Also, कोर्ट के पास कुछ स्पेशल पावर्स है कि कोर्ट क्वेश्चंस पूछ सकती है विटनेसेस से, पार्टीज से, समन कर सकती है कि मुझे डॉक्यूमेंट दो, या फिर किसी विटनेस को समन कर सकती है क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, बेस्ट एविडेंस निकालने के लिए कोर्ट अपनी पावर्स को यूज करके इनमें से कुछ भी कर सकती है। ऑलराइट, तो देयर आर 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस लॉ। अब एविडेंस लॉ के 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं
क्या क्या है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसको हम सेक्शन 91 एंड 92 में पढ़ेंगे, एंड इसके बाद 93 से लेके 100 तक ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। स्पेशल पावर्स, सेकंड पॉइंट, एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस बाय डायरेक्ट एविडेंस, जिसको हम सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एंड देन हियरसे एविडेंस जो है उसका कोई स्पेशल सेक्शन नहीं है, बट हाँ इसको हम केस लॉ से और कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ऑलराइट, स्पेशल पावर्स ऑफ द कोर्ट 165 में दी गई है, और फिर इसके अलावा और लॉज में भी दी गई है, सीपीसी सीआरपीसी, वो भी हम पढ़ेंगे। एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस बाय प्राइमरी एविडेंस, सेक्शन 61 से लेके 65 तक दिया गया है कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, कि प्राइमरी एविडेंस आप हमेशा प्रेफर करोगे, बट कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइमरी एविडेंस अगर अवेलेबल नहीं है इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। ये सब इन सेक्शंस में पढ़ेंगे हम। तो लेकिन हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो होगा एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, एंड देन इट विल गो ऑन बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टॉपिक, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर तक कंटिन्यू करेंगे आज, लेकिन हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, अब मैंने आपको समझाया कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे, किसी केस में, किसी फैक्ट में, किसी सेम फैक्ट पे ओरल एविडेंस अवेलेबल है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, सो oral evidence will always be excluded by documentary evidence. That means documentary evidence will always be preferred over oral evidence. All right. इसका जो declaration है वो सेक्शन 59 में दिया गया है। सेक्शन 59 क्या बोलता है? प्रूव ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, कि ऑल फैक्ट्स but except the contents of document or electronic record must be proved by oral evidence. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझाती हूं मैं आपको। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जनरली आप फैक्ट्स को ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हो। ऑल राइट, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना है, दैट मीन्स इम्प्लाइडली ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर किसी फैक्ट पे डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, दैट मीन्स कोई डॉक्यूमेंट है जिसके कंटेंट्स को प्रूव करना है। अब वहां पे साफ साफ लिखा है कि कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर टू बी प्रूव्ड। तो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कब प्रूव होंगे? जब ऑब्वियसली वो कंटेंट्स किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है। दैट मीन्स अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ ओरल एविडेंस दिया गया, तब तो आप ओरल एविडेंस दे दोगे। बट अगर उसी सेम फैक्ट पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है तो उसके लिए नो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन। तो उसके लिए फिर आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। उन डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना पड़ेगा। इसके साथ साथ कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ई कॉपीज होती हैं, ई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके लिए भी आपको ओरल एविडेंस नहीं देना है, आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। ऑल राइट, तो ओरल एविडेंस आप सिर्फ तभी दे सकते हो जब ओरल एविडेंस ही दिया जा सकता है। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई डॉक्यूमेंट है और उसके कंटेंट्स को प्रूव करना है, तो उसमें ओरल एविडेंस को प्रेफर नहीं किया जाएगा, रादर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ही प्रेफर किया जाएगा। इन दैट केस oral evidence will be excluded by documentary evidence. Oral evidence will be excluded by documentary evidence. All right, ये बोला गया है सेक्शन 59 में। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है नोट्स में, वो देख लेते हैं। एज पर द डिक्लेरेशन ऑफ सेक्शन 59, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन बी प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वेयर एज एनी अदर फैक्ट
उसको आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उसके कंटेंट्स को प्रूव करना है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यूज होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें कंटेंट्स के अलावा आपको उससे रिलेटेड कुछ और प्रूव करना है, उसके लिए भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, बट स्ट्रिक्टली कंटेंट्स के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जाएगा, ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। ये बोला गया है सेक्शन 59 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। ऑल राइट, अब हम जो कार्डिनल प्रिंसिपल है उस पे चलते हैं। सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल दिया गया है कि द ओरल एविडेंस विल बी एक्सक्लूडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेट्स रीड सेक्शन 91, उससे हमें समझ आएगा। एविडेंस ऑफ द टर्म्स, अब इसमें कुछ, इस सेक्शन में कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं, क्योंकि सारा ये जो सेक्शन का एनालिसिस है ये इन कीवर्ड्स पे ही डिपेंडेंट है। अगर आपने ये कीवर्ड समझ लिए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सेक्शन ऑल्सो। ऑल राइट, एविडेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा ग्रांट्स, कॉमा अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी which is reduced in the form of document। अब ये सेक्शन किससे डील कर रहा है? ये सेक्शन सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है? सिर्फ अभी हेडिंग को हम अगर बाइफरकेट करें कि अगर टर्म्स की बात की जाए, टर्म्स किसके? किसी डॉक्यूमेंट के। डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो अगर किसी डॉक्यूमेंट के टर्म्स की बात की जाए, टर्म्स कौन से और कौन से डॉक्यूमेंट की बात हो रही है? यहाँ पे 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स, अदर डिस्पोजिशंस। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, सपोज सेल डीड है फॉर एग्जाम्पल। ग्रांट की बात हो रही है, मे बी गिफ्ट हो सकता है, कुछ चीज हम किसी को ग्रांट कर रहे हैं तो वो गिफ्ट हो सकती है, विल हो सकती है। अदर डिस्पोजिशन में क्या आएगा? सपोज किसी अदर डिस्पोजिशन की आप प्रॉपर्टी को किसी भी अदर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, मे बी एक्सचेंज, एक्सचेंज हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है। ऑलराइट, ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। सो इन सब में अगर कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स और अदर डिस्पोजिशन के डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, दैट मीन्स ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ओरल ग्रांट, ओरल डिस्पोजिशन की यहां बात नहीं हो रही है। दोज कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट एंड डिस्पोजिशन जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, तो उनके टर्म्स का इनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स हैं, ये जो ग्रांट किया गया है ये किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे किया गया है, ये जो डिस्पोजिशन है ये किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस का अगर हमें एविडेंस देना है तो वो कैसे देना है, वो सेक्शन 91 में लिखा है। अभी मैं आपको सिर्फ हेडिंग बता रही हूँ जो टाइटल ऑफ द सेक्शन है। ऑलराइट, तो नाउ लेट्स रीड कि सेक्शन 91 इन तीनों के टर्म्स के एविडेंसेस के बारे में क्या बोलता है। When the terms of contract, grant or other disposition of the property, contract, grant or other disposition of the property have been reduced in the form of a document, मतलब वो documented है, वो oral contract, oral grant, oral disposition नहीं है, सब कुछ document के form में है। इसके साथ साथ ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन है विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इनटू डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स सेक्शन 91 दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है।
Firstly, those contract, grant and disposition which are actually reduced into document, and secondly, those contract, grant and other disposition which are required by law to be documented. Required by law to be documented. अब कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन है जो कि एक्चुअली रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग है, ये है फर्स्ट पार्ट. अब ये फर्स्ट पार्ट में जो रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग है, अब जरूरी नहीं है कि लॉ कंपल्सरली बोलता है कि नहीं नहीं ये तो रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग होने ही चाहिए. जो कंपल्सरी लॉ की तरफ से वाली बात है वो सेकेंड वाले पार्ट में आएगी. बट फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आएगा, इट इज नॉट अ कंपल्शन अंडर लॉ कि वो डॉक्यूमेंट हो, बट स्टिल वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है. वो तो आएगा फर्स्ट पार्ट में. जैसे कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल में क्या होता है, अगर 100 रुपीज से ऊपर का अमाउंट है, ऑलराइट, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है. बट अगर उससे कम का अमाउंट है तो ज़रूरी नहीं है. तो इसीलिए मे बी कम के अमाउंट वाला सेल है तो इट वॉज नॉट कंपल्सरली रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन डॉक्यूमेंट फॉर्म, बट स्टिल इट वॉज मेड इन द डॉक्यूमेंट फॉर्म. कई बार होता है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड को लें तो पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है. दैट मीन ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन हो, कई बार ओरल भी हो जाता है. बट स्टिल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टनर्स बाइंडिंग फोर्स देने के लिए उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना दिया जाता है. तो वो तो आएगा फर्स्ट पार्ट में. सेकेंड पार्ट में वो चीज़ें आएंगी जो लॉ ने ही बोल दिया है कि आप इसको बिना डॉक्यूमेंट के तो आप एंटर ही नहीं हो सकते किसी कॉन्ट्रैक्ट में. बिना डॉक्यूमेंट के आप कोई ग्रांट कर ही नहीं सकते, या फिर बिना डॉक्यूमेंट के आप कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर ही नहीं सकते. वो वाले जो केसेस होंगे वो आएंगे सेकेंड वाले में. फॉर एग्जाम्पल, अगर लीज है, लीज आपको पता है टीपीए हमारा क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि अगर 1 ईयर से ज़्यादा की लीज है तो वो इट मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग, ऑलराइट, और रजिस्टर्ड होनी चाहिए. बट अगर 1 ईयर से कम की है तो इट नीड नॉट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. तो 1 ईयर से ऊपर वाली जो लीज है जो कंपल्सरीली हमारे लॉ में लिखा है कि ये रिटन भी होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है कि उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी है, वो इसमें आएंगे. ऑलराइट, अब इसमें रिक्वायर्ड बाय लॉ इनटू राइटिंग बोला है. अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट हुआ है और नॉट. लॉ ने तो बोल दिया है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी है. अब हो सकता है कि वो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है या नहीं किया है, ये कहीं सेक्शन 91 में नहीं लिखा है. तो फर्स्ट वाले पार्ट में लॉ ने नहीं बोला है बट स्टिल इट इज रिड्यूस्ड. सेकेंड वाले पार्ट में इफ इट इज रिड्यूस्ड और नॉट, बट लॉ ने बोला है कि इट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इनटू राइटिंग. इन दोनों केसेस में नो ओरल एविडेंस कैन बी given to prove the terms of the contract, grant, etc. इनकी टर्म्स को प्रूव करने के लिए इन दोनों केसेस में आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो. यही बोला है सेक्शन 91 में. नो एविडेंस शैल बी गिवन for the proof of the terms of such contract, grant or other disposition of the property or such matter except, सिर्फ आप कौन सा एविडेंस दे सकते हो, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. मतलब आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हो, ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो. या फिर सेकेंडरी एविडेंस अगर उसके कंटेंट्स का एडमिसेबल है अंडर सेक्शन 65. सेक्शन 65 क्या बोलता है कि प्राइमरी एविडेंस जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, बट वो सिचुएशंस है, सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में आप दे सकते हो. अदरवाइज प्राइमरी एविडेंस विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी एविडेंस. बट कई ऐसे सिचुएशन है सेक्शन 65 में जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसेबल होगा. ऑलराइट, तो या तो आप वो डॉक्यूमेंट खुद इटसेल्फ दोगे, दैट मीन्स प्राइमरी एविडेंस, नहीं तो जहाँ पे अगर सेकेंडरी एविडेंस अवेलेबल है और वो एडमिसेबल भी है अंडर सेक्शन 65 तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो. इन शॉर्ट,
आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हो, आप इसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो इन दोनों केसेस में। अगर इन दोनों केसेस में आपको टर्म्स को प्रूव करना है तो अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आई एम रिपीटिंग, सेक्शन 91 बोलता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन हुआ है और वो कैसा है, या तो इट वॉज रिड्यूस्ड इनटू डॉक्यूमेंट, मतलब उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में किया गया है, रिटन फॉर्म में किया गया है, या फिर वो रिटन हुआ है एक्चुअली या नहीं हुआ है, बट लॉ कहता है कि ये हमेशा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। इन दोनों केसेस में इनकी टर्म्स को प्रूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो, आप या तो वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में दोगे या उसका सेकेंडरी एविडेंस दोगे, अगर सेकेंडरी एविडेंस अलाउ है एज पर सेक्शन 65 तो। ऑल राइट, अब अगर हम रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर हम required by law to be reduced into document की बात करें तो इसमें दो सिचुएशन आएगी, एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड और नॉट डॉक्यूमेंटेड। नॉट डॉक्यूमेंटेड, अगर एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड है तो ये पार्ट 2 जहां मैंने लिखा था उसमें आ जाएगा, तो नो ओरल एविडेंस। इवन इफ ये डॉक्यूमेंटेड नहीं भी हुआ है बट स्टिल लॉ में लिखा है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, देन ऑल्सो नो ओरल एविडेंस। सेम, ऐसा नहीं है कि लॉ में तो लिखा है बट उसका डॉक्यूमेंटेशन किया नहीं गया है तो उस पर सेक्शन 91 अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ द वर्ड यूज्ड इज रिड्यूस्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, ये नहीं लिखा है कि रिड्यूस्ड बाय लॉ इनटू राइटिंग एंड एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड। तो इसमें दोनों केसेस आएंगे, दोनों के केस में आप सेक्शन 91 अप्लाई करोगे और ओरल एविडेंस आप इसमें नहीं दे सकते हो, ये चीज बोली गई है। ऑल राइट, तो दिस इज द केस। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। सपोज ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। ऑल राइट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कुछ टर्म्स हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहां ये 3 टर्म्स हैं सिर्फ। इसके बाद नीचे का जो 4 और 5th पॉइंट है, इट इज जनरल। ये जो 3 है आपके 1, 2, 3, ये तो टर्म्स हैं आपकी, यहां पे टर्म्स आपकी खत्म है। ये जो 4 and 5 है, दीज आर जनरल फैक्ट्स mentioned in the document. तो section 91 will apply only on 1, 2 and 3. It will not apply on 4 and 5. Why? Because 4 and 5 are not terms. 1, 2, 3 are terms of the contract. 1, 2, 3 are terms of the contract. तो ये सेक्शन 91 के अंदर लिखा गया है कि जो सेक्शन 91 है ये सिर्फ टर्म्स पे ही अप्लाई करेगा। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन के टर्म्स प्रूव करना चाह रहे हो तो सिर्फ उसी पे सेक्शन 91 का जो बार है कि आप ओरल एविडेंस इज बार्ड, इट इज नॉट अलाउड, सिर्फ टर्म्स प्रूव करते टाइम ही वो चीज़ अप्लाई होगी। अदरवाइज इन अदर केसेस ये अप्लाई नहीं होगा। 4 और 5 के लिए, फॉर 4 and 5 even oral evidence can be given, but 1, 2, 3 में no
ओरल एविडेंस। 1, 2, 3 के लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो, बट वहीं एक ही डॉक्यूमेंट में सेम 4 और 5 वाले जो पॉइंट हैं जो टर्म नहीं है उनके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, क्योंकि उस पर सेक्शन 91 का बार अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज द टर्म वर्ड इज यूज्ड इन सेक्शन 91। ऑलराइट, अब ये टर्म होता क्या है? अभी हमने देखा कि ये सिर्फ टर्म पे ही अप्लाई होगा, तो ये देखने के लिए कि ये सिर्फ टर्म पे ही अप्लाई होगा, इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें टर्म्स होती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन की, और कौन सी चीज़ें टर्म्स नहीं होती हैं। ऑलराइट, तो अगर हम टर्म्स की बात करें तो टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स एक कॉन्ट्रैक्ट का, किसी ग्रांट का या फिर किसी अदर डिस्पोजिशन डॉक्यूमेंट का वो पार्ट होते हैं जो उस ट्रांसफ़र की, ग्रांट की, डिस्पोजिशन की, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज़ कि कौन कौन पार्टीज़ हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कि किस प्रॉपर्टी के बारे में है ये। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंसिडरेशन कि क्या लेन देन हो रहा है, अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो कितने अमाउंट में बिक रही है, किस तरीके से वो पेमेंट हो रही है, मोड ऑफ पेमेंट। ऑलराइट, ये सारी जो चीज़ें होंगी, ये सारी, इसके अलावा कुछ और कंडीशन प्रेसिडेंट है कि प्रॉपर्टी का पोजेशन तभी दिया जाएगा, कंडीशन क्या होगी तो पोजेशन ट्रांसफ़र करने की कि 80% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट शुड बी गिवन इन कैश। तो ये जो कंडीशन है ये भी टर्म होगी। तो बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन के विच आर इंडिस्पेंसिबल, विच कैन नॉट बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट या फिर ग्रांट या फिर डिस्पोजिशन, वो उसकी टर्म्स होंगी। जो कंडीशंस हैं, जो फैक्ट्स हैं जिस पे वो डिस्पोजिशन, ग्रांट या कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन मीनिंगलेस है, वो उसकी टर्म मानी जाएगी। जैसे कि पार्टीज के बिना कुछ हो सकता है नहीं। सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कुछ भी है वो भी टर्म होगी। कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ भी है वो भी टर्म होगी। पेमेंट, कंडीशंस एटसेट्रा, ये सारी आपकी टर्म्स में आएंगी और इन पे सेक्शन 91 का बार अप्लाई होगा। दैट इज, इसमें आप फिर कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो, ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल बी अलाउड। ऑलराइट, तो ये टर्म्स में आएंगी। इनके अलावा कुछ भी है, इनके अलावा कुछ भी चीज़ हो वो टर्म में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ये टर्म्स दी गई हैं, तो इन सब पे सेक्शन 91 विल अप्लाई। बट अगर कोर्ट में क्वेश्चन ये उठा है कि वेदर एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन entered into between A and B or not. ऑलराइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो टर्म्स पे नहीं है कि पार्टीज की कॉम्पिटेंसी पे कोई क्वेश्चन हो, कंसिडरेशन का कोई क्वेश्चन हो, या मोड ऑफ पेमेंट का कोई क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है भी। तो ये इट इज नॉट अ टर्म, therefore oral evidence can be given. बट अगर इन सब में से किसी और चीज पे क्वेश्चन है then no oral evidence can be given. ऑलराइट, आपको समझ आया कि टर्म्स क्या होती है, क्यों हम बोल रहे हैं बार बार टर्म्स, तो इसका मतलब सिर्फ टर्म्स पे ही अप्लाई होगा। अदर देन टर्म्स आपको कुछ भी प्रूव करना है तो उसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट सेक्शन 91। एक छोटा सा पॉइंट इसमें और बचता है विच इज टू कनेक्ट सेक्शन 91 वर्सेस सेक्शन 49 clause C of Registration Act.
क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है। डॉक्यूमेंटेशन को हम जनरली जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है कि इसको तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही करना है, वो जनरली कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल भी होता है। जिसका डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है, जनरली उसका रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है। इसीलिए हमें इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वर्सेस सेक्शन 49 क्लॉज सी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। सो ये क्या बोलता है, ये एक डिस्प्यूट है कि फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी विच वॉज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी registered and documented. ऑलराइट, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, जिसके बारे में लॉ में लिखा है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन भी कंपलसरी है और इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। इसके बाद इसका डॉक्यूमेंटेशन डन, इसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तो ये पहले ओरल हुआ था, फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कर लिया गया, बट नॉट रजिस्टर्ड। अब इसको रिटन में तो कर लिया है लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। लॉ में क्या लिखा है, रिटन भी कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। डॉक्यूमेंटेशन तो हो गया है पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो इन दैट केस अगर हम सेक्शन 91 इस पे अप्लाई करेंगे तो इसमें ऑब्वियसली ओरल एविडेंस नॉट गिवन, नहीं दे सकते हम। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 जो है वो क्या बोलता है, चाहे एक्चुअली रिटन हो चाहे नहीं हो, बट अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिटन है तो उस पर भी आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। सेक्शन 91 का बार अप्लाई करेगा। ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते हो, इसमें आप ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हो, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हो, आप ओरल एविडेंस इसमें नहीं दे सकते हो। ये सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग है। बट यहीं पे अगर हम सेक्शन 49C ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखते हैं तो वो क्या बोलता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्टर होने चाहिए थे बट रजिस्टर नहीं हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट बट स्टिल दे हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का, उन डॉक्यूमेंट्स का आप कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते उसका, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो। 49C क्या बोलता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो हमारे सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल था कि इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कंपल्सरी है, बट उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, तो उसको आप एज एन एविडेंस कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो। वहां पे वर्ड यूज हुआ है एविडेंस, विच कवर्स ओरल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बट वहीं पे सेक्शन 91 क्या बोलता है कि अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ इनटू राइटिंग है और वो रिटन हो चुका है, भले रजिस्टर हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसमें आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो बट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हो। तो ओरल एविडेंस तो दोनों जगह मना है, बट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 49C बोल रहा है कि अगर रजिस्टर नहीं हुआ है तो आप उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं दे सकते हो। बट अगर 91 आप देखोगे वो बोल रहा है कि आप ओरल नहीं दे सकते बट आप डॉक्यूमेंट्री दे सकते हो। दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। अब विच वन टू फॉलो? क्या ऐसे सिचुएशन में जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था बट रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, तो क्या उसमें आप 91 के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हो या 49C ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें नहीं दे सकते हो? In that case, Section 49C of Registration Act is a specific provision, whereas Section 91 of Indian Evidence Act is a general provision. And according to the
jurisprudence of law. According to the legal jurisprudence, a specific law always prevails over the general law. That means section 49C of Registration Act will prevail over section 91 of Indian Evidence Act. That means no documentary evidence also can be given in those cases जहाँ पे registration compulsory था पर registration नहीं कराया गया है. तो सेक्शन 49C का जो प्रिंसिपल है वो प्रिवेल करेगा ओवर दी सेक्शन 91 वाला प्रिंसिपल. ऑल राइट. तो दिस इज द थिंग. ये एक छोटा सा कनेक्शन था जो कि सेक्शन 91 और सेक्शन 49C ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में होता है. वो मैंने आपको समझा दिया है कि वो जनरल एक्ट है, वो जनरल प्रोविजन है, वो स्पेसिफिक प्रोविजन है. तो स्पेसिफिक प्रोविजन विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन. ऑल राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 91 का जो इंटरप्रिटेशन है हमने ये पूरा देख लिया है. अब एक बार इसके आगे इसके एक्सेप्शन और कुछ एक्सप्लेनेशन है उसको रीड कर लेते हैं. अब इसका ना एक एक्सेप्शन है. दैट मीन्स कि आप ओरल एविडेंस कब दे सकते हो. ऑल राइट. व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग. लॉ में लिखा है कि आप किसी पब्लिक ऑफिसर को जब अपॉइंट करते हो तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर हमेशा रिटन होना चाहिए. तो रिटन में उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है एंड ये शो किया गया है, ये प्रूव किया गया है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज द पब्लिक ऑफिसर हैज एक्टेड इन सच ऑफिसर. मतलब उसने अपनी कैपेसिटी में एक्ट भी कर लिया है. सो उसके लिए अब अगर हमें प्रूव करना है कि उसने वहाँ पे एक्ट किया है तो उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है. उसके लिए उसका वो रिटन डॉक्यूमेंट प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज ही हैज़ एक्टेड ओवर सच डॉक्यूमेंट. उसको डॉक्यूमेंट दिया गया है और उसने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक्ट भी कर लिया है. तो इन दैट केस नो नीड टू प्रूव द डॉक्यूमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट और द अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक ऑफिसर. ऑल राइट. तो ये तो इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है. सेकेंड एक्सेप्शन क्या बोलता है कि विल विच आर एडमिटेड टू प्रोबेट मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट. अब क्या होता है ना, विल्स प्रोबेट. विल्स क्या होती है? विल होती है जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड करना है बिटवीन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल एयर्स ऑफ हिज ओन, वो उसका जो डिविजन होता है वो होती है विल. ऑल राइट. अब क्या होता है ना, कई बार विल को प्रोबेट कोर्ट्स, इंडिया में प्रोबेट कोर्ट्स होती हैं जो विल्स वगैरह के मैटर से डील करती हैं, वो उस विल के लिए एक प्रोबेट इशू करती हैं. प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट इज द सर्टिफिकेट ऑफ जेन्युइननेस ऑफ द विल. ये एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें प्रोबेट कोर्ट ये सर्टिफाई करती है कि दिस विल इज जेन्युइन, द कंटेंट्स ऑफ द विल आर जेन्युइन. तो ये होता है प्रोबेट. तो अगर किसी विल का प्रोबेट बना दिया गया है तो आपको वो विल देने की वहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. आप प्रोबेट से उसको प्रूव कर सकते हो. ऑल राइट. सो दीज वर टू एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 91. वेरी इजी, छोटे छोटे एक्सेप्शंस हैं. अब कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, हम वो पढ़ लेते हैं. इसमें 3 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली इन केसेस इन विच contract, grant or disposition of the property referred are in one document and to cases in which they are in more than one document. अब क्या है इसमें कि अगर कोई A और B के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो एक ही डॉक्यूमेंट में है, वो एक ही डॉक्यूमेंट में है, तो दिस हैज टू बी प्रूव्ड. बट अगर ये जो एक डॉक्यूमेंट है इसी में सब कुछ लिखा है तो आपको इस एक को ही प्रूव करना है. बट यहीं पे अगर ये 2 पार्ट्स में है, ये एक ही डॉक्यूमेंट 2 पार्ट्स में किया गया है, मतलब सपोज ऑफर जो है वो एक डॉक्यूमेंट में है, एक्सेप्टेंस दूसरे डॉक्यूमेंट में है, देन बोथ ऑफ देम आर टू बी प्रूव्ड. तो आपको फिर इन दोनों को प्रूव करना है. इसमें से किसी एक को प्रूव नहीं करना है, आपको दोनों को प्रूव करना है क्योंकि ये पार्ट्स में है. ऑल राइट. ये बोलता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1.
एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलता है? व्हेन देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन ओरिजिनल ओनली नीड टू बी प्रूव्ड। अब जब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट दो सेम डॉक्यूमेंट्स में हुआ है, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, ये भी वही है ये भी वही है, बस दो कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों बनाए हैं बिल्कुल सेम? क्योंकि एक ए के पास रहेगा, एक बी के पास रहेगा, क्योंकि इन दोनों को चाहिए था कि नहीं हम दोनों को ओरिजिनल चाहिए, अगर कॉपी करा देंगे तो नो, वी वांट ओरिजिनल्स। तो ए को भी ओरिजिनल चाहिए था, बी को भी ओरिजिनल चाहिए था, तो हमने दो ओरिजिनल्स बना लिए। तो इसमें आपको दोनों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इन पार्ट्स, दे आर बोथ द सेम, जस्ट सेम टू सेम ऑफ ईच अदर। तो इसमें ओनली वन ओरिजिनल कैन बी प्रूव्ड। आपको इसमें सिर्फ एक ही ओरिजिनल प्रूव करना है, दूसरा ओरिजिनल प्रूव नहीं करना, बिकॉज दे बोथ आर सेम। और थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? थर्ड एक्सप्लेनेशन बोलता है कि द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वॉट एवर ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट रेफर टू इन दिस सेक्शन, दैट मीन्स टर्म्स। पर इनमें किस फैक्ट्स की बात हुई है प्रूव करने की? किन फैक्ट्स को प्रूव करने की बात हुई है? सिर्फ टर्म्स को प्रूव करने की बात हुई है। तो टर्म्स के अलावा अगर कोई फैक्ट है तो उसमें ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, जो मैं अभी आपको आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, ये जो कलरफुल सा मैंने बनाया था कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मैंने अभी आपको यही प्रूव किया था। ऑलराइट, तो यही है हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 3। इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, लेट्स लुक एट द इलस्ट्रेशंस। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंटेन्ड इन सेवरल लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स में है वो कॉन्ट्रैक्ट, कि एक लेटर में आपने ऑफर किया, दूसरे लेटर में उसने काउंटर ऑफर कर दिया, तीसरे लेटर में आपने उसके काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, चौथे लेटर में उसने अपना सपोज कुछ और बोल दिया, उसने उसमें कुछ और टर्म ऐड कर दिया कुछ, तो ये सेवरल लेटर्स है, तो ऑल द लेटर्स आर टू बी प्रूव्ड। ऑलराइट, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, देन उस बिल ऑफ एक्सचेंज को आपको प्रूव करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन सेट ऑफ 3, एक ही बिल ऑफ एक्सचेंज के 3 सेट बने हैं, क्योंकि 3 लोगों ने एंडोर्स किया है, तो सिर्फ एक ही सेट को आपको प्रूव करना है, क्योंकि वो तीनों तो सेम है, बिल ऑफ एक्सचेंज तो एक ही है, वो तो 3 सेट बनाए गए हैं उसके, तो आप उसको एक को प्रूव कर दोगे तो चल जाएगा। ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग विथ बी, ए ने बी के साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसका? डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स, कि वो इंडिगो डिलीवर करेगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है ये फैक्ट कि बी हैड पेड ए the price of other indigo contracted for verbally on another occasion, किसी और दिन बी ने ए से कुछ इंडिगो खरीदा था वर्बली, वो भी उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उस प्रीवियस ओकेजन पे जो बी ने ए को पैसे दिए थे, पहले इंडिगो लिया था जो उसके बारे में लिखा है कि उस टाइम पे जो पैसे उसने दे दिए थे। सो इन दैट केस ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड कि कोई पेमेंट नहीं हुई थी उस अदर इंडिगो के लिए, तो इट इज एडमिसिबल, इट इज एडमिसिबल। क्यों? बिकॉज ये इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? ये पेमेंट की बात किसकी है? ये प्रीवियस ओकेजन पे जो वर्बल अग्रीमेंट हुआ था, इट वॉज नॉट इवन डॉक्यूमेंटेड, उसकी बात है। इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसीलिए इसके लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ए गिव्स बी अ रिसिप्ट फॉर मनी पेड बाय बी, बी ने ए को कुछ पैसे दिए, उसकी रिसिप्ट काट के ए ने बी को दिए कि जस्ट अ कंफर्मेशन कि हाँ आई हैव रिसीव्ड योर मनी। ऑलराइट, उस रिसिप्ट का ओरल एविडेंस बी ने दिया है, देन ऑल्सो ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल बाय, बिकॉज ये जो रिसिप्ट है ये ना तो कॉन्ट्रैक्ट है, ना तो ग्रांट है,
ना तो अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इट इज़ जस्ट अ पेमेंट, अ रैंडम पेमेंट। उसका अगर कोई रिसिप्ट है तो ये ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही डिस्पोजिशन, ना ही कोई ग्रांट है, और इसकी कोई टर्म भी नहीं है, ये तो जस्ट अ पेमेंट है, तो ये टर्म कुछ नहीं है इसमें, तो इसीलिए इसका ओरल एविडेंस भी दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिसिप्ट की बात हो रही है। ऑल राइट, ये सेक्शन 91 का एक्सप्लेनेशन है, एक बार हम इसको रीड कर लेंगे। सेक्शन 91 एक्सक्लूसिविटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है। 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट, जब टर्म्स किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन की डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, एंड इन सच केस इन ऑर्डर टू प्रूव दोज टर्म्स ओरल एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टर्म का क्या मीनिंग है वो बताया गया है कि टर्म होता है मेन पर्पस क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर इनडिस्पेंसिबल पार्ट टू द मेन पर्पस, मेन पर्पस से बिल्कुल रेलेवेंट पार्ट है अगर, तो वो होगा आपका टर्म। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें पार्टीज का डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट मैटर का डिस्क्रिप्शन, कंसिडरेशन का डिस्क्रिप्शन, क्या टाइम है परफॉर्मेंस का, कि आपको कितने दिन में पेमेंट करना है, मोड क्या होगा पेमेंट का, कैश से करोगे, चेक से करोगे, डीडी से करोगे, कंडीशन प्रेसिडेंट है अगर कोई, कि पहले मेरे पास 80% कैश आ जाना चाहिए, उसके बाद ही मैं पोजेशन ट्रांसफ़र करूँगा, तो ये भी आपका टर्म होगा। ये जो बार है ये सिर्फ टर्म्स पे अप्लाई होता है, दैट मीन्स एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द टर्म्स अगर आपको प्रूव करना है तो आप उसके लिए ओरल एविडेंस दे सकते हो। देन पार्ट 2 आता है इसका, जहाँ पे मैंने आपको रिक्वायर्ड बाय लॉ वाली बात बताई कि ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं उस चीज़ के लिए विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। तो सिविल और क्रिमिनल लॉ में कई सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में देना बहुत ज़रूरी है। सिविल के तो हमने देख लिया, जैसे कि अगर लीज है जो 1 ईयर से ऊपर का है, सेल है 100 रुपीज़ से ऊपर है, एट्सेट्रा। ऑल राइट, कोई गिफ्ट है बट इमूवेबल प्रॉपर्टी की है तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करवानी होती है एज पर टीपीए, एंड रजिस्ट्रेशन भी उसका ज़रूरी है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17। बट क्रिमिनल लॉ में ऐसे कौन से मैटर्स होते हैं जो बेसिकली डॉक्यूमेंट होने चाहिए? सपोज अगर सेक्शन 164 सीआरपीसी का कोई कन्फेशन है तो जेएम या एमएम उसको रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग करता है। 161 का कोई स्टेटमेंट है जो पुलिस ऑफिसर लेता है, वो भी सेपरेटली ट्रू एंड सेपरेट कॉपी और रिकॉर्ड उसका बनाना है, मतलब उसको रिटन में लेना होता है। इसके अलावा एफआईआर है, वो भी आपकी रिटन होनी चाहिए। तो क्रिमिनल में भी कई ऐसे स्टेटमेंट्स, कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो लॉ बोलता है कि कंपल्सरीली इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, इट शुड बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। उन पे सेक्शन 91 अप्लाई होगा, पार्ट 2। ओके, इनमें भी आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो, विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वेदर इट वाज एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड और नॉट। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि लॉ में लिखा है कि इनका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है तो उस पर हम बार अप्लाई कर देंगे। एक्चुअली हुआ है नहीं हुआ है दैट डजंट मैटर। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 91। तो अभी हमने फर्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल स्टार्ट किया है और उसमें भी अभी हमने सिर्फ एक ही सेक्शन देखा है। इसमें हमें सेक्शन 92 भी पढ़ना है, सेक्शन 92 और सेक्शन 93 ऑनवर्ड्स टिल सेक्शन 100 हमें वो भी पढ़ना है, तो वो भी हम करेंगे, बट हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इट इज़ जस्ट सेक्शन 91 एंड दी प्रिंसिपल्स, कार्डिनल प्रिंसिपल्स का जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, अभी सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। ऑल राइट, सो अगर मैं सेक्शन 91 की बात करूँ, it is very 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 important for your exams। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीलिम्स के हों, मेंस के हों, थ्योरेटिकल हों, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बनते हैं कि आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि वेदर ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल और नॉट। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस पे सेक्शन 91 अप्लाई हो रहा है। तो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भी कि कौन सी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, टीपीए में लिखा है, कौन से में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो क्या इसके अंदर 49C का भी बार अप्लाई होगा। तो आपको इसमें बहुत चांसेस हैं कि इसमें से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए। ऑल राइट, तो इसीलिए सेक्शन 91 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आज के लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सेक्शन 91 को डील किया है।
तो प्लीज़ प्रिपेयर इट वेरी केयरफुली, वेरी थरली। इस पे आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, लॉन्ग आंसर तो ज़रूर प्रिपेयर कर लो, और इसके एक एक कीवर्ड को, एक एक पोर्शन को अच्छे से आपको रीड करना है। जैसे मैंने बाइफोकेट करके आपको समझाया है, आपको भी उसी तरीके से इसको समझना है, याद रखना है, ताकि आप इसको आगे फैक्चुअल क्वेश्चंस में अप्लाई कर सको। ऑल राइट, क्योंकि अब जब तक आपको यही नहीं पता है कि इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एंड रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, ऑल राइट, तो तब तक आप इसको नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो आपको बाइफोकेट करके अपना चार्ट के फॉर्म में बना लो नोट्स में, या फिर कैसे भी, जैसे आपको ईजी हो आप वैसे प्लीज़ इसके नोट्स प्रिपेयर करें, और इसको बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। All right, so that is all for today's lecture. We'll meet in the next lecture. Till then, please have a nice day and take care.